सभी को नमस्कार। और अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो रुक जाइए, मतलब कम से कम 10 मिनट तक वीडियो पे बने रहिए। आप देखिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वीडियो पे आप लोग आते हो, देखते हो और निकल लेते हो, जिससे कि बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। अगर आप आ गए हो तो वीडियो पे रुक जाइए, वीडियो को लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। देखिए, मेन चीज़ ये है कि हमारा जो मुख्य सेवक का जो मतलब जो सिलेबस है, उसमें हमको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बताया गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो जो ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पहले भी आए हुए हैं। जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी मुख्य कार्यकर्ता या सहायिका या एएनएम के जो एग्ज़ाम होते हैं, हेल्थ वर्कर, उसमें सब में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग थ्योरिकल हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे आप इसको देख लीजिए, और हमको जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है सब कुछ पता होने वाला है, बहुत ज़्यादा हमको इससे ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सारे मैं आपको बाद में करवाऊँगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको थ्योरिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके मतलब की है या सही कंटेंट मिला है, तभी आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों तक, ठीक है। तो वीडियो ये क्या होती थी कि ये वीडियो लाइव आती थी, लेकिन लाइव वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें होती थी। उसी के चलते हमने ये वीडियो को ऑफलाइन बनाने का फैसला कर लिया है। अब वीडियो आपको जो है ऑफलाइन मिलेंगी, सारा सब कुछ आपको मटेरियल सेम टू सेम मिलेगा। और जब आप ये हमारा जो है टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग वैकल्पिक क्वेश्चन जो है ऑनलाइन करवाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है थ्योरिकल, ठीक है। थ्योरिकल में हम लोग आज पढ़ेंगे कि मतलब देखिए, थ्योरी में क्या होता है कि थ्योरी अगर हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, हमारे ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बना के थ्योरी को लिखें उसमें, तब हमको समझ में आता है कि इस थ्योरी से ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए, हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र के मुख्य कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से जो पोषक तत्व हमारे अंदर आते हैं उनको, ठीक है, और ऑक्सीजन को, जिससे हम जीते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है वो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को पहुंचाना इसका मेन काम होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बातें आसानी से समझ में यहाँ तक आ चुकी होंगी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि रुधिर का संगठन लिखिए। यानी कि रुधिर जो है ना, उसका संगठन क्या है। संगठन क्या होता है, संगठन आप सभी को पता होगा। जैसे कोई कंपनी है या कोई एक फैक्ट्री है, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 3-4 लोग मिलके जो संगठन बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संगठन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि रुधिर का संगठन। तब देखिए, रुधिर लाल और श्वेत कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर क्या बनता है, रुधिर का संगठन, ठीक है। इसका जो आधारीय पदार्थ तरल है वो क्या है, प्लाज्मा है। ये भी आपको बात जो है समझ में आ चुकी होगी। वीडियो को जो है कम समय में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इतना फास्ट हम लोग बोल रहे हैं। अगला आ जाता है कि प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन कौन कौन सी हैं। तब प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन जो है वो आपके सामने है। एक तो है एल्ब्यूमिन, ठीक है, दूसरी है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये क्या है, ये जो है प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है। अगला क्या है कि रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि में किस भाग में होता है। मतलब जो है रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि के किस भाग में होता है। तो देखिए, रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा नामक भाग में होता है। बहुत ही प्रचलित और पुराना क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम लोग क्वेश्चन अभी तत्काल करने वाले हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है, या होमोग्लोबिन का कार्य लिखिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, होमोग्लोबिन आप सभी को पता होगा कि ब्लड, ठीक है। अब क्या होता है कि लाल रुधिर कणिकाओं में स्थित जो होमोग्लोबिन होता है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसी में हमारा होमोग्लोबिन स्थित होता है, ठीक है।
ऑक्सीजन को फेफड़े से अवशोषित करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारा जीवन चलता है। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मतलब लाल रुधिर कणिकाओं में स्थित जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से अवशोषित करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है। अगला क्या है कि रुधिर विम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स रुधिर में क्या कार्य करते हैं, इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग उत्तर पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में होती हैं सहायक। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आपको कहीं चोट लगती है तो आपका जो ब्लड लगातार बहता रहता है वो थक्का बन के रुक जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसका कार्य होता है। ठीक है, किसका होता है, रुधिर विम्बाणु का। अगला आ जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स कि यदि रुधिर में स्वतः जमने का गुण ना हो तो क्या हानि हो सकती है। यानी कि अगर आपके ब्लड में जो है स्वतः यानी कि अपने आप से जमने का एक गुण ना हो, तब हमें क्या हानि हो सकती है। तब क्या होता है, जब आपके शरीर में कहीं चोट लगती है तो ब्लड बहते बहते जो है इंसान की मृत्यु हो सकती है। यानी कि माना किसी के शरीर में चोट लगी और उसका ब्लड को जो है थक्का बनने की शक्ति उसमें नहीं है, ब्लड में या रुधिर में, तब क्या होगा, ब्लड लगातार बहता रहेगा और ब्लड जब इंसान के अंदर खत्म हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु भी संभव हो सकती है। ये भी आपको बात को समझ में आ गया कि अगर रुधिर में स्वतः जमने के अगर गुण ना हो तो चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहेगा और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगला आ जाता है हृदय के मुख्य भाग कौन से हैं, यानी कि हृदय के। ठीक है, हृदय के जो मुख्य भाग हैं वो हैं अलिंद और निलय। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा। अगला आ जाता है यहाँ पे हृदय के कार्य लिखिए। तो हृदय के कार्य लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हृदय का मुख्य कार्य शरीर में रुधिर का सुचारू रूप से परिसंचरण करना होता है। हृदय फेफड़ों में शुद्ध रुधिर ग्रहण करके उसे पूरे शरीर में भेजता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करने में पुनः शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में भेजता है। मतलब यहाँ पे आप बात समझ चुके होंगे, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। मतलब हृदय के कार्य क्या हैं, मतलब हृदय का कार्य यह है कि रुधिर का सुचारू रूप से परिसंचरण ये करता है, पहला कार्य हो गया। दूसरा, हृदय में जो फेफड़े होते हैं शुद्ध रुधिर ग्रहण करके यानी कि सही ब्लड को ग्रहण करके उसे पूरे शरीर में भेजता है, दूसरा कार्य हो गया। तीसरा हो गया, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके पुनः शुद्ध करके हेतु फेफड़ों में भेजता है। यानी कि जो है गलत जो अशुद्ध रुधिर है उसको पुनः से जो है शुद्ध करके फेफड़ों में भेजने का कार्य करता है। ये होता है हृदय का कार्य। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा था कि आप पूरी आप जो है विज्ञान पढ़ा दोगे हमें, तो यहाँ पे विज्ञान नहीं है, केवल आपके मतलब के ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग जो है थ्योरी है। अब आता है होमोग्लोबिन क्या है और यह शरीर में क्या कार्य करता है। तो होमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह प्रोटीन तत्व होता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अणुओं के दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला है हीम जो कि लौह युक्त पदार्थ है, यानी कि लौह युक्त पदार्थ के बारे में पहले बता चुका हूँ। इसकी आवश्यकता होने पर मनुष्य को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और लौह की आवश्यकता अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है, उनको इसकी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला आ जाता है कि दूसरा मतलब पहले ये क्या है कि दो अणुओं से मिलकर बना है। एक जो है हीम का मतलब है जो है लोहयुक्त पदार्थ, और दूसरा है ग्लोबिन मतलब जो कि एक प्रोटीन है। मतलब हीमोग्लोबिन, ये मतलब हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है, जिसमें से हीम जो है एक लौह पदार्थ है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, होमोग्लोबिन का लाल रंग लौह तत्व के कारण होता है। होमोग्लोबिन लाल ही क्यों है, इसका मतलब भी आज आपको पता लग गया होगा कि होमोग्लोबिन लाल क्यों होता है। होमोग्लोबिन लौह की जो है उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं होमोग्लोबिन के कार्य। होमोग्लोबिन शरीर में निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। पहला क्या करता है, होमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है फेफड़ों में होमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा है होमोग्लोबिन युक्त कणिकाएं रुधिर प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनके ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरा होमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन भी होमोग्लोबिन द्वारा होता है, जिससे फेफड़े द्वारा शरीर से अनावश्यक पदार्थों
के रूप में बाहर निकाला जाता है। ये भी आपको यहाँ पे पता लग गया। हीमोग्लोबिन का तीसरा कार्य है, हीमोग्लोबिन शरीर के अंतर वातावरण में पीएच असंतुलन यानी कि अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में सहायक करता है। यह मात्रा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के कम होने के कारण, ठीक है, अधिक होती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड थ्योरी का। अब क्या है कि रुधिर जो है मतलब शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है। अभी हम लोगों ने रुधिर लाल रक्त कणिकाओं के कार्य यानी कि ऊपर पढ़ लिया और उसके बाद में हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ लिया। अब आ जाता है कि जो श्वेत कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उनका कार्य क्या होता है। तब उनका कार्य भी हम लोग आसानी से यहाँ पे कवर कर लेंगे। मान लीजिए श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में एक सैनिक हैं। क्यों है ऐसा, क्यों होता है, मतलब जैसे सैनिक एक मतलब देश की रक्षा करता है, सेम उसी प्रकार से श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये एक सैनिक हैं। ऐसा क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं अथवा ल्यूकोसाइड अनियमित आकार की ही रंगहीन कणिकाएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब है श्वेत रुधिर कणिकाएं अथवा ल्यूकोसाइड अनियमित आकार की रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन कणिकाएं होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित कार्य करती हैं, यानी कि ये शरीर की सुरक्षा करती हैं। पहला क्या करती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स प्रकार के श्वेत रुधिर शरीर में प्रवेश, मतलब श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु आदि का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करते हैं, जिसके कारण इन्हें विषाणु भी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स प्रकार के जो श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु जो होते हैं आदि का ये क्या करती है, भक्षण करती है। भक्षण का मतलब उनको खत्म करती है, उनको खा जाती है, ठीक है, करके शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे इन्हें विषाणु भी कहा जाता है। दूसरा कार्य क्या करती है, ये दूसरा कार्य भी हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा कार्य क्या करती है, लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ये कणिकाएं हानिकारक जीवाणु आदि से उत्पन्न विषाक्त पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं, उनको जो है डिसएक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। तब क्या हो जाता है, ये भी एक इनका कार्य होता है, यानी कि ये पूरी तरह से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तीसरा क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती हैं। ये मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें एकत्र होने से बचाती हैं। घाव भरने में सहायक होने के कारण ये शरीर की रोगाणु आदि से रक्षा करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं के उपरोक्त कार्य के आधार पर हम उन्हें शरीर के सैनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब ये बातें हमको पता रहेंगी तो हम एग्जाम में कहाँ से फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगला है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की 5 उपयोगिता लिखिए। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की 5 उपयोगिता लिखिए, अथवा मानव शरीर में रुधिर के 5 कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे आ जाते हैं 5 इनके कार्यों पर, ठीक है। इनके रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता अथवा उनके कार्य। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, यानी कि रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, ठीक है। दूसरा है पोषक पदार्थों का जो है संवहन, ठीक है। तब क्या होता है, छोटी आंत से अवशोषित भोज्य पदार्थ घुलनशील अवस्था में रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं। तीसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। शरीर की विभिन्न उपायची क्रियाओं में उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। रुधिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को वक्र यानी कि गुर्दे में पहुंचाया जाता है, जहां से ये मूत्र के माध्यम से निष्कासित यानी कि निकल जाते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिसंचरण तंत्र के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचाई जाती है। अगला है अन्य पदार्थों का परिसंचरण। अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स के अतिरुधिर विभिन्न एंजाइम्स प्रतिरक्षी आदि के उनके निर्माण स्थान से अन्य स्थानों तक पहुंचाने का कार्य रुधिर ही करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त रुधिर परिसंचरण का कार्य शारीरिक ताप का नियंत्रण, रोगों से रक्षा, रुधिर स्राव को रोकना तथा विभिन्न अंशों के कार्यों में
समानता को स्थापित करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्या है हमारा यहाँ पे कि विभिन्न, देखिए रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि पहले चरण में रुधिर प्लेटलेट वायु में संपर्क में आने से टूट जाती है। इससे मुक्त पदार्थ कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में रुधिर के ब्लोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देता है। ठीक है, बड़े टेढ़े शब्द हैं। अगला क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति एंटीप्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय हो जाता है, फलतः प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए जो है जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला आ जाता है यहाँ पे रुधिर के जमने का महत्व, यानी कि यही क्वेश्चन था कि किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रुधिर स्कंद होता है या यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रुधिर को बहने से रोकती है। ठीक है, यदि रुधिर में यह जमने का गुण नहीं होता है तो चोट लगने पर जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो यहाँ पे आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे कि रुधिर परिभ्रमण में रुधिर नलिकाओं की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनका जो है पहला होता है, इनकी भूमिकाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है धमनियाँ अशुद्ध या ऑक्सीकृत रुधिर होत्रदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, अतः ये शरीर कोशिकाओं में पोषक पदार्थ ऑक्सीजन आदि की पहुंच से सुनिश्चित करती हैं। मानव शरीर में हृदय का पोषण करने वाली हृदय धमनी का कोरोनरी धमनी का विशेष महत्व होता है। इस धमनी के विशेष कारणवश बंद हो जाने पर हृदय में रुधिर का प्रभाव बाधित हो जाता है, जिससे हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है। इस स्थिति को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या सामान्य भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक है, पहला ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे धमनियों वाला। दूसरा आ जाता है आपका सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय में मेलती हैं। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, अर्थात ये विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थों को एकत्र करती हैं। सिराओं में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट लगे होते हैं। ये कपाट रुधिर को एक ही दिशा में बहने में सहायक होते हैं। इस प्रकार रुधिर परिसंचरण सुचारू रूप से चलता रहता है। कोशिकाएं का क्या करती हैं, ये कोशिकाएं और धमनियां को परस्पर जोड़ती हैं। धमनियां अनेक छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें धमनियां कहते हैं। प्रत्येक धमनी किसी ऊतक में पहुंचकर अत्यधिक महीन शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें धमनी शिखाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को ही महीन दीवार आर पार के रुधिर ऊतक द्रव्य बीज पदार्थों का लेन देन होता है। ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा यहाँ पे आप देखिए जो है धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। ठीक है, तो धमनी सिरा में यहाँ पे अंतर जो है आपको देखिए, ये क्रमांक है, धमनी है और ये सिरा है, इनमें अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, लसिका से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लसिका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ होता है जो ऊतक एवं रुधिर वाहिनियों के चीज यानी कि बीच में रुधिर स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही एक अंश होता है जो रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। वास्तव में लसिका छना हुआ रुधिर है जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, किंतु लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें रुधिर के ही समान सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस के आयन पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतकों में संपर्क होने के कारण लसिका में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन, लवण आदि पहुंच जाते हैं। ठीक है, लसिका में CO व अन्य उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थों को मात्रा कम होती है। लसिका में अखिलीय प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इन नलिकाओं के माध्यम से लसिका का परिवहन होता है। इन्हें लसिका वाहिनियाँ भी कहा जाता है। अब लसिका के कार्य हम लोग देख लेते हैं। लसिका के कार्य क्या हैं। ठीक है, लसिका ऊतकीय द्रव्य एवं उन पदार्थों में रुधिर तंत्र में वापस
लाती है जो धमनी कोशिकाओं से विसरित हो जाते हैं। ठीक है, लसिका द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं व अन्य बाहरी पदार्थों का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती हैं। लसिका अंगों का लचीला गांठों में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है जो प्रतिरक्षण में भाग लेती हैं। लसिका में श्वेत कणिकाओं की मात्रा अधिक होने के कारण ये पाव भरने में सहायक होती हैं। लसिका आंत में वसीय अम्ल तथा गिल्सराल का अवशोषण लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है देखिए इतना फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला आ जाता है जो है लसिका तंत्र की रचना पर प्रकाश डालिए। तो लसिका तंत्र की रचना पर प्रकाश डालिए, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। लसिका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ होता है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच रुधिर स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है जो रुधिर कोशिकाओं को पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकालने में निर्मित होता है। लसिका तंत्र की रचना, ठीक है, लसिका तंत्र की रचना जो है देखिए इनसे क्या होती है, निम्न अंगों से मिलके होती है। किससे किससे होती है? लसिका कोशिकाओं, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें, लसिका अंग। ठीक है, इनसे होती है। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा जो जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला आ जाता है कि रुधिर एवं लसिका के मध्य में अंतर बताइए। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्रमांक है, रुधिर है और यहाँ पे लसिका है, इनमें अंतर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला आ जाता है यहाँ पे रुधिर से आपका तात्पर्य क्या है? रुधिर के संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो रुधिर का संगठन बताते हुए कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला आता है रुधिर का संगठन। रुधिर एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, इसे तरल ऊतक भी कहते हैं, जिसमें द्रव्य, अधात्री, प्लाज्मा तथा अन्य संगठनीय रचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं प्लाज्मा में तैयार होती हैं। ये हल्का क्षारीय होता है। इसका pH मान 7.3 होता है, 7.3 से 7.4 मध्य के में होता है। रुधिर के दो मुख्य घटक हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो ये आप जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि रुधिर आयतन का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 8 से 10% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्युमिनियम प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। ठीक है, बाकी आप इसका PDF आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आपका रुधिर कणिकाएं हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि आपको ऊपर भी बताए हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, ये भी आपको ऊपर बताया गया है। ठीक है, ये थोड़ा विस्तार में यहाँ पे आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो है। बाकी आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF से आप पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, उसमें से पढ़ने वाला ही, समझाने वाला कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है जो है परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हृदय, यानी कि ऑप्शन नंबर D। अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है रुधिर का कौन सा भाग ऑक्सीजन फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुँचता है? वो हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, चौथा है आपका हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने व रोगों से रक्षा करने के लिए अभी आपको बताया कि श्वेत कणिकाओं का कार्य होता है। अगला आ जाता है आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ये क्या करती हैं जो है हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना इनका जो है मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगला है रुधिर का कौन सा कण रुधिर जमने में सहायक होता है? तो ये होते हैं प्लेटेस्ट, जिसमें आपका ब्लड जो है जमता है, थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है आपका रुधिर संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्ववाही है? तो ये सबको पता है A एंड B।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला आता है आपका, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है हृदय पेशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ये होती है फेफड़ों में, रुधिर की यानी कि शुद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो 120 से 80, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फुसफुसी शिरा से बहने वाला रुधिर क्या होता है? ये होता है शुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन बनते थे, 12 आपके कंप्लीट हो गए। आगे मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा और ये सारा पीडीएफ आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेन जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।